Good morning, dear student, dear friend. Today, solution of simultaneous linear equation by matrix method using inverse. आज हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को और यूज करेंगे इनवर्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम पे आपको इनवर्स के बारे में भी बता दिया, हमने आपको इनवर्स के बारे में भी बताया कि इनवर्स में आप कैसे आप इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स के बारे में भी बताया, फिर हमने मल्टीप्लाई बता दिया मैट्रिक्स का। आज जो हमें बताना है वो है कि हम यूज करेंगे मैट्रिक्स को और कैसे सॉल्व करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक है वो देख लें, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस solution of simultaneous solution of simultaneous linear equation by linear equation by matrix method matrix method matrix method using inverse matrix method using inverse matrix method using inverse। इस प्रोसेस से हम आज सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड यूजिंग इनवर्स। इनवर्स को यूज करके हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन होगा हमारा, जो भी क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए क्या हमें करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमारा अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि आप की विधि से हल करें क्वेश्चन है आप भी विधि से हल करें 3x + 2y + 4z 3x + 2y। क्वेश्चन है 3x + 2y 3x + 2y + 4z = 7 + 4z = 7 इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड है इक्वेशन फर्स्ट। और फिर से दूसरा है 2x + y + z 2x + y + z 2x + y + z इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड है। और इक्वेशन थर्ड है x + 3y + 5z x + 3y x + 3y + 5z इक्वल टू 2। ये इक्वेशन थर्ड है। इसको हमको आधी विधि से सॉल्व करना है, आधी विधि से हल करना है। आप भी लिखेंगे यहाँ पे कि आप भी विधि से हल करें। आप भी विधि से हल करें तो लिखेंगे हल, सॉल्यूशन चाहे हल
इसमें करना यही होगा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो करना यही होगा कि इसको पहले लिखेंगे। अगर मान लो कि x y z के x का कोएफिशिएंट क्या 3 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, z का कोएफिशिएंट 4 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 4 फिर ऐसे 2 1 1 फिर ऐसे 1 3 5 और फिर ये हो जाएगा x y z और ये हो जाएगा इसका कांस्टेंट है 7 4 2। हमने क्या किया, सबसे पहले आव्यूह विधि से हल करने के लिए ये लिख लिया कि ऐसे हमारा होगा और इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा a होगा, ये हमारा x होगा और ये हमारा a है, x है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ax b। तो सबसे पहले हम इसमें अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है तो करेंगे यही a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स जो हमारा a इनवर्स होगा a इनवर्स इनटू b। तो इसको निकालने के लिए यही हम लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स इनटू b। कहने का मतलब कि हमें a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स निकालेंगे तभी हम इसका बीच का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम x मतलब x y z वैल्यू निकाल। अब देखिए क्वेश्चन यही है कि आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब इससे a इनवर्स निकालें। अब a इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमने बताया था कि जो क्वेश्चन है जो a है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ये 3 2 4 2 1 1 1 3 5 और डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। तो आप डिटरमिनेंट निकालो और बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप एक बार ना हो तो निकालें और देखें। जब आप 3 to 4 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 आएगी। जब डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आ रही है, अगर यही 0 आ जाती तब हम इसकी वैल्यू a इनवर्स नहीं निकाल पाते। तो ये चीज याद रखे हैं कि जब भी हमको इनवर्स निकालना हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो हमारा कोई कांस्टेंट टर्म आए, ऐसा ना हो कि 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट ही निकालेंगे और देखेंगे कि वो 0 के बराबर कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना करने के बाद अब हम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, वो फैक्टर। अब उसमें वो फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर हमारा b है, अगर हमारा b है तो इसमें निकालने होंगे a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a32 a31 a32 और a33। ये हमें कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए कल ही हमने बताया था कि
कोफैक्टर कैसे निकलेगा, हमारा कोफैक्टर कैसे निकलेगा। तो एक एक कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि लिखना होगा A11, ये हमारा कोफैक्टर होगा A11। A11 निकालने के लिए आपको करना यही है कि अगर हमारा 11 है, ये पक्का है पॉजिटिव होगा, 11 है तो पॉजिटिव होगा, ये लाइन और ये लाइन फिक्स होगी और यहाँ पे हमारा होगा 1135 1135 और ये हो जाएगा हमारा ऐसे A12 A12 A13 A13 फिर A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप इसको निकालो और बताओ कि ये क्या आ रहा है, उसके बाद हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं। आपको ये निकालना होगा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 और प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से हमको निकालना है। तो आप निकालें, बताएं, तो फिर हम आगे ये बताते हैं कि कैसे हमारा A11 A12 A13 हमारा होगा। अगर आप ये बता देते हैं तो फिर हम आगे का काम, हमने लास्ट टाइम पे इसको बताया भी था कि हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखें और बताएं तो फिर हम आगे का बता देंगे। आप एक बार ना हो, अगर हम निकाल देंगे तो ये कंफर्म है कि आपको बताने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको देखें और निकालें। एक एक चीज आपको निकालना होगा, A12 A13 A21 और निकालने के बाद ही हम इसका इनवर्स निकाल पाएंगे। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो हम आपको बताएंगे और उसका रिजल्ट दे देंगे। जहां तक मैं जानता हूं कि आप निकाल दी होंगे, A12 की वैल्यू आएगी -9, A13 की वैल्यू आएगी 5, फिर A21 की वैल्यू आएगी 2, A22 की वैल्यू आएगी 11, A23 की वैल्यू आएगी -7, A31 की वैल्यू आएगी -2 और A32 की वैल्यू आएगी 5 और A33 की वैल्यू आएगी -9। ये एक बार देख लें, हमने जो निकाला है इसी प्रोसेस से निकाला है, एक बार आप देख लें, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को बता रहे हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज हम बी में पुट कर देंगे, यही चीज हम बी में पुट करेंगे तो ये हमारा जो होगा बी होगा। उसके बाद हम बी डैश निकालेंगे, जब बी डैश निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या होगा,
आप लोग b निकाल लिए होंगे, तो अगर b निकाल लिया होगा तो b निकलेगा 2 -9 और 5 2 11 11 -7 -2 5 और -2। अगर हमने b निकाल लिया तो एडजॉइंट a निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। वही हमारा एडजॉइंट A कह लो चाहे एडजॉइंट B कह लो, जो भी हमारा होगा वो हमारा एडजॉइंट, इसी को हम चाहे तो A भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट A बराबर B डैश। B डैश हमारा जो होगा वो होगा 2 -9 5 फिर 2 11 -7 और -2 5 -2। ये हमारा B डैश हो जाएगा। B डैश मतलब एडजॉइंट A, ये हमारा एडजॉइंट A हो जाएगा। अब ये एडजॉइंट A हो जाएगा तो हम A इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये देख लें आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। एडजॉइंट A निकालने के लिए हमने क्या किया कि A इनवर्स B को B डैश कर दिया। B डैश करने के लिए सबसे पहले अगर आपने B डैश किया तो सबसे पहले हमने क्या किया कि रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया और उसके बाद एडजॉइंट A हमने निकाल दिया। ठीक है, मैं आप को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया, हमने समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x y z का कोएफिशिएंट लिखा, उसके बाद x y z लिखा और उनका कांस्टेंट निकाला। इसको हमने ax = b करके हमने x = a इनवर्स b कर दिया। a = समथिंग लिख के और नॉट = 0 हमने दिखा दिया। अगर हम 0 नहीं दिखाते तो ये जान जाओ, एक चीज दिमाग में आप रखे रहो कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो जिसका इनवर्स निकालना है उसको ये दिखाओ कि वो उसका कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर ना, उसका कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर ना। अगर उसका कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर होता है तो ये कंफर्म है उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो ये कंफर्म होगा कि उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा और 0 हो जाएगा, इनवर्स नहीं निकलेगा तो फिर आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें आगे काम करना है तो एनी हाउ आपको इनवर्स निकालना, आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा जो हमारा 0 के बराबर ना हो। अब उसके बाद हम उसको b मान लेंगे, 0 के बराबर ना हो तो उसको b मान लिया और उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने यही बताया है कि उसके a11 a12 मतलब कि एक एक एलिमेंट को निकालते जाएंगे। जब हम एक एक एलिमेंट को निकालेंगे तो वो हमारा b होगा। जब b डैश निकालना होगा तो हम ये करेंगे कि जो b है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वो हमारा b डैश होगा और वही हमारा एडजॉइंट A हो जाएगा। यही हमारा एडजॉइंट A होगा। इसी को हम अब A इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे। A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन
डिटरमिनेंट ए। जो आपने ए निकाला है वही हमारा डिटरमिनेंट ए होगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? ये हमारा डिटरमिनेंट। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इसलिए निकालना है कि x बराबर ए इनवर्स निकालेंगे तभी इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम x y z मतलब इस x y z की वैल्यू को पा पाएंगे। अगर हमने ए इनवर्स निकालना है तो फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू ए ज्वाइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब इसकी वैल्यू आप ए ज्वाइन ए की वैल्यू रख दो। ए ज्वाइन ए लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है? 8 है। ए की वैल्यू क्या है? 8 है। तो लिखेंगे ए 1 by a और हमारा क्या है? जो 2 minus 2 फिर -9 11 5 और 5 7 5 7 और -2। ये हमारा आएगा ए इनवर्स। क्या हुआ? ए इनवर्स। जब ये हमारा ए इनवर्स होगा, देख रहे हैं कि ये कट जा रहा है और थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं इसको। -2 -9 11 5 और 5 -7 -1। ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि 1/8 से ऐसे ही रख के अब हमें क्या करना है? ए इनवर्स की वैल्यू रख के b का मल्टीप्लाई करना है। b क्या है? ये है हमारा। लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स 1/8 2 -2 -9 11 5 -7 -1 और फिर से 7 4 2 इसका हम अब मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये वाला इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, ये आप करके बताएं। इन तीन से जो मिलेंगे वो हमारा मल्टीप्लाई होगा और वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इनवर्स x बराबर 1/8। हमारी जो वैल्यू आ रही है x बराबर 1/8 आ रही है। तो इतना होने के बाद ये हमारी वैल्यू जो आएगी वो होगी 18 - 9 5 18 -9 और 5। हमने जब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अपने कह सकते हैं कि पहले रो को पहले कॉलम, दूसरे रो को दूसरे का पहले कॉलम, तीसरे रो को पहले कॉलम। हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये पाया कि अब हमारा ये हो जाएगा, लिख लेंगे, ये हो जाएगा 18। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 18 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 18/8।
फिर -9/8 और 5/, ये हम कर सकते हैं कि x, y और z की जो वैल्यू होगी वो होगी 18/8 -9/8 और 5/8। यही हमारी x y z की वैल्यू होगी। इसके लिए हम करेंगे ये कि आपको करना यही है कि x y z की वैल्यू हमारा कितना आएगा। अब ये चेक करना है कि हमको x y z की वैल्यू क्या आ रही है। इसके लिए आप चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए हम इसकी समरी एक बार और बता दे रहे हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर हमारा इक्वेशन है, सबसे पहले हमारा इक्वेशन है कि 3x + y + 2y + 4z = 7 और 2x + y + z = 4, x + 3y + 5z = 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड को आव्यूह विधि से हल करें। अगर कहता है कि हमें आव्यूह विधि से हल करना है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसको जो x y z का कोएफिशिएंट है उसको हम एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स मान लेंगे और उस पे x y z को लिख लेंगे और b लिख देंगे। जो हमने क्या किया, a को लिखा 3 2 4 2 1 1 1 3 5 और x y z 7 4 2 और ये हमारा कांस्टेंट है। इतना करने के बाद हमने ax = b किया, उसको हम x = a इनवर्स b कर सकते हैं। अब याद रख लें, मैं बार-बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं कि अगर हमें a इनवर्स निकालना हो तो बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जो 0 के बराबर ना हो। जो उसका डिटरमिनेंट हो वो 0 के बराबर ना हो। तो अगर हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में पढ़ाया है कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट वाला सामने वाला रो और उसके पास वाला कॉलम छोड़ देते हैं और अदर एलिमेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके घटा के पहले वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे के लिए भी सेम प्रोसेस, तीसरे के लिए भी सेम प्रोसेस, ऐसे ही हम करते जाते हैं। जब हम करेंगे तो पाएंगे कि इसका जब हम करेंगे तो ये पाएंगे कि इसका हमारा 8 आ रहा है जो 0 के बराबर नहीं है। अब हमारा क्या मैटर हो रहा है कि जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब उसके बाद अगर 8 आ गया 0 के बराबर नहीं है तब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि इसका हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स A इनवर्स निकाल सकते हैं। A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यही करना होगा हमें कि इसके एलिमेंट को एक एलिमेंट को निकालना होगा। इसके एक एलिमेंट को निकालने के लिए जैसे a11 a12 a13 निकालेंगे, फिर a21 a22 a23 निकालेंगे, फिर a31 a32 a33 निकालेंगे। इतना निकालने के बाद हम करेंगे ये कि एक की वैल्यू हम पुट करेंगे। मान लीजिए कि हमें a11 निकालना है। अगर हमें a11 निकालना है तो यही करते हैं कि पहला वाला रो को छोड़ देते हैं और पहले वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, जो एलिमेंट मिलेगा उसको लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपके पास ये एलिमेंट मिल रहे हैं 1 1 1 और 3 5। तो ये 1 1 निकालने के लिए 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 आ गया। ऐसे ही आप a12 निकाल लेंगे, a13 निकाल लेंगे, a21 निकाल लेंगे, a22 निकाल लेंगे, a23 निकाल लेंगे, a31 निकाल लेंगे, a32 निकाल लेंगे और a33 निकाल लेंगे। इतना निकाल लें तो फिर आगे हमें जो करना है वो करना है कि अब b के वैल्यू ये सब हमारे b की वैल्यू हो जाएंगे। इतना आप करिए पहले।
इतना आप कर लीजिए पहले। इतना अगर कर लेते हैं, बी निकाल लिया तो अब बी डैश निकालना है। बी डैश निकालने के लिए वही काम करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में ले गए। 2 - 9 5 को कॉलम में ले आया, 2 11 -2 को कॉलम में ले आया, -7 को, ऐसे इसको हमने चेंज किया और ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। और यही ए इनवर्स हमारा निकालने के लिए फार्मूला होगा कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, और वैल्यू हम पुट करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे और एक दूसरे का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बात और याद रखिए, अगर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद ये चेक करना है कि हमारा एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 18/8 -9/8 और 5/8 क्या सही है कि गलत है। इसके लिए आप चाहें तो एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के देखेंगे अगर ये सॉल्व करने पे एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आ रही है कि नहीं। अगर हमारी एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर आ गई तो ये हम कह सकेंगे कि जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो हमारा क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आती है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, और यही विधि है हमारा सॉल्व करने का तरीका है। इसी से हम ये सॉल्व कर पाएंगे कि हमारे जो 3 समीकरण होते हैं उन तीनों समीकरण को अगर हमें इसके डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के थ्रू निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे। जो हमने बता दिया आपको, इसको देख लें, और इतना करने के बाद हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे जिसके बारे में उसके भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको बताना होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। हम इसको क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं, आप सॉल्व करके बताएं कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा। कह सकते हैं ये जो हमने क्वेश्चन बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा है, इसको भी आप देखिए। x + 2y x + 2y + 3z और फिर 2x + 3y 2x + 3y 2x + 3y + 2z फिर तीसरा 3x + 3y 3x + 3y + 4z ये भी वही है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन थर्ड है। कह रहा है कि आप भी विधि से समीकरण को हल कीजिए। आप भी विधि से समीकरण को हल करें। आप भी विधि से समीकरण को हल करें। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको वही काम करना होगा जो हमने बताया था।
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे कि इसका पहले ax इक्वल टू बी निकालेंगे। ax इक्वल टू बी निकालने के लिए वही काम हम करेंगे कि ax इक्वल टू बी निकालने के लिए वही काम करेंगे कि एक एक एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकाल के उसमें रख देंगे, वो ये हो जाएगा हमारा। और b हमारा इसका कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 1 to 1 वो हो जाएगा, एक्स वाई जेड हमारा x हो जाएगा। फिर इसको निकाल के देखेंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने का जो तरीका है हम एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a निकालने का जो तरीका है पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद हम उसको रो और कॉलम चेंज करेंगे। रो और कॉलम चेंज करने के बाद हम उसको a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a अपॉन a रखेंगे। उतना करने के बाद फिर जो हमारे ये b की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा x y z की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम प्रूव कर देंगे समीकरण में किसी x y z में ये कंफर्म है कि RHS के बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हमारा क्वेश्चन गलत है और आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। यही हमारा जांच करने का प्रोसेस है। एग्जाम टाइम में बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये कैसे होगा कि हमारा सही है कि गलत है। इसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको चेक करना होगा x y z की वैल्यू पुट करके कि आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हम 5 नंबर यहीं पा गए। क्योंकि ये लगभग सेमेस्टर में 5 नंबर में पूछता है और 100% पूछेगा। ये जो क्वेश्चन होगा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 100% ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस विधि को सॉल्व कर लेगा, जो इसको सॉल्व कर लेगा, कंफर्म है कि 5 नंबर आपका रहता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि इसमें x y z की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हमको पता चल जाता है कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है कि गलत है। यानी कि मतलब कि एग्जामिनर के आप खुद चेक कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है कि गलत है। ठीक है?
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। इतना सॉल्व करने के बाद आपको XYZ की वैल्यू आप पुट कर लेना। हमने आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। ऐसे ही आप कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा और आपको चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिससे कि आपको आएगा। जब तक ऐसे ही कम से कम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। आप चाहे कितना ही टीचर का कोई भी कुछ भी पढ़ ले, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद आपको एक एक चीज कहां आपका गलत हो रहा है, कहां आपका सही हो रहा है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ऐसे ही हम देख लें, मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में आपको एनी हाउ क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना होगा। जब आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन में गलती होगी तो आपके दिमाग को ओपन होगी और तब आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं। और जब गलती पकड़ में आएगी तो धीरे धीरे आपको कंफर्म है कि आगे की चीजें समझ में आने लगेगी। और जब आगे की चीजें समझ में आने लगेगी तो ये भी कंफर्म है कि आपको ये चीज पता चल जाएगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं और हमें कहां प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और कम से कम मैं तो यही कहूंगा 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, जिसको हम बताएंगे। और ना होगा तो वो क्वेश्चन को बता के अपलोड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताएं, तो हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट पे अपलोड कर देंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कैसे जानेगा वीडियो के थ्रू कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको जो प्रॉब्लम होता है, अगर ए इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम होता है, ए निकालने में प्रॉब्लम होता है, एक जॉइंट ए निकालने में प्रॉब्लम होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में हमसे पूछें। और उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रिप्लाई भी करेंगे और उसके बाद हमको बताएंगे, तो मैं कंफर्म इस वीडियो को अपलोड जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।